हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम करने जा रहे हैं न्यूटन्स के 3 लॉज। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम डिफाइन करते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे मूव कर रहा है, वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा जब तक हम उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं करते। जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाते। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वो जब तक स्टॉप नहीं होगा तब तक हम उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट इफ एन ऑब्जेक्ट इज टू बी रेस्ट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी until and under external unbalanced force act on them। यहाँ पर हमने एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लिखा है। तो हमने एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स क्यों लिखा है, और ये लिखना बहुत ज़रूरी है वरना आपका लॉ पूरा गलत हो जाएगा। अब इतना ज़रूरी क्यों है इसे जानते हैं। क्योंकि जैसे कि हम 2 केस लेते हैं, केस फर्स्ट एंड केस सेकेंड। केस फर्स्ट में हमने लिया है एक ऑब्जेक्ट जिस पे हमने 2 फोर्स लगा रहे हैं, दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है, F1 एंड F1 दोनों सेम मैग्नीट्यूड से फोर्स लगा रही है। तो यहाँ पर हमारी एक बैलेंस फोर्स अप्लाइड हो रही है क्योंकि हमारे दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, वो रेस्ट पे ही रहेगा क्योंकि दोनों तरफ से हमारी सेम फोर्स अप्लाइड हो रही है। तो ये हमारी बैलेंस फोर्स थी। वहीं केस सेकेंड में एक हमने फोर्स ली है F1 एंड F2। केस सेकेंड में हमारी F1 की फोर्स ज़्यादा है F2 के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर हमारा F1 ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, F2 कम। तो हमारी ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव करेगी। यहाँ पर हमने अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड की। अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकते हैं या फिर मोशन से रेस्ट पे ला सकते हैं। इसीलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स का यूज़ हुआ है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिपेंड करता है अपने स्पेसिफिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। फॉर एग्जांपल अगर हम अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ को लें तो वहाँ पर हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैलिड होगा। ऐसे रेफरेंस जहाँ पर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैलिड होते हैं उन्हें हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं इनर्शिया क्या है। तो बेसिकली इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास। अब इनर्शिया की डेफिनेशन और इनर्शिया है क्या। इनर्शिया जब कोई बॉडी अपने आप को रेजिस्ट करती है चेंज करने की, अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने से रेजिस्ट करती है, उसे हम कहते हैं इनर्शिया। डेफिनेशन है ईच एंड एवरी बॉडी हैज़ अ टेंडेंसी टू रेजिस्ट इट्स चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। जहाँ पर भी हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैलिड होता है, अगर वहाँ पर हमारी फोर्स 0 है देन एक्सेलरेशन विल बी 0। और अगर क्वेश्चन में लिखा है एक्सेलरेशन 0 है तो वहाँ डेफिनेटली हमारी जो फोर्स होगी वो 0 होगी। इस तरीके से हम अपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। सिंपली सब जानते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, F = ma। बट ऐसा नहीं है। रियल में हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन है F = dp/dt। सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये है हमारा रियल में सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये तो हमारा ड्राइव करने के बाद आता है। तो हम इसे ड्राइव करते हैं, बहुत सिंपल है। F = dp/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। यहाँ हमने मोमेंटम का फॉर्मूला लिख लिया, P = mv। ये हमारा मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया, डिफ्रेंशिएट कर दिया। इसके बाद ये हमारा ऐसे कन्वर्ट हो गया m = dv/dt। जैसे कि हम जानते ही हैं हमारा एक्सेलरेशन होता है dv/dt, तो हमने इसकी जगह हमने एक्सेलरेशन लिख दिया। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला आ गया F = ma, जिसे कि आप सेकंड लॉ ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। बट ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन तभी एप्लीकेबल है जब हमारा जो मास है वो कांस्टेंट हो, तभी हमारा एप्लीकेबल होगा। तो ये था हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बात करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत ईजी है, सिंपल। एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी को थप्पड़ मारते हैं तो जिसे हम थप्पड़ मार रहे हैं उसे तो लगेगी ही चोट, बट हमारे हाथों में भी उसका रिएक्शन होता है। तो ये था हमारा इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।
क्या एग्जाम्पल?